पिछले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। मजबूत डॉलर इंडेक्स, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल खबरों ने प्रीसियस मेटल्स को दबाव में रखा। गोल्ड सिल्वर में तेज गिरावट के बाद अब बाजार किस दिशा में जाएगा, रिकवरी या फिर नया झटका, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार नितिन जी। पिछले हफ्ते की भारी वॉलेटिलिटी के बाद गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड आप कैसे देख रहे हैं अब? कमल जी नमस्कार। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिक्स ट्रेंड रहने वाला है। लास्ट वीक की जो वोलेटिलिटी थी उसके कारण अब निकल के सामने आ चुके हैं। देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो थी वो एक रिस्क लग ही रहा था कि ये रिस्क जो है ये कभी भी कूल डाउन हो सकता है। और जो हमने वेडनेसडे थर्सडे को जो बेसिकली डाउनफॉल आते हुए देखा, ये कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन कूल होने की वजह से था। इसके अलावा मार्केट में ना एक बहुत बड़ा र्यूमर है कि, र्यूमर नहीं है तो हकीकत है कि 450 टन जो है वो सिल्वर एक चाइनीज ट्रेडर ने शॉर्ट कर रखी थी, सेल कर रखी थी, और जिसकी वजह से बाजार नीचे आया। लेकिन ये जो पोजीशंस थी ये दिसंबर से शॉर्ट हो रही थी। ऐसा नहीं है कि जनवरी लास्ट में आके ये शॉर्ट हुई है। लेकिन जिस दिन चांदी इस हफ्ते में 22% गिरी है, उस दिन सुबह चाइना में करीब 12-13 ग्रुप ने जो है अपनी लिमिट से ज्यादा सिल्वर शॉर्ट करी। यहाँ पे लिमिट का मतलब ये है कि चाहे वो एमसीएक्स है, शंघाई है या कॉमेक्स है, हर एक क्लाइंट की एक लिमिट तय करता है कि आप इतना ही पोजीशन ले सकते हो। इन लोगों ने क्या किया कि जितना पोजीशन एक्सचेंज से प्रेस्क्राइब था उससे ज्यादा ले लिया गया। उसमें से 6 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, 6 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया, और उनको फर्दर पोजीशन लेने में रोक लगा दी गई है। तो फिलहाल जो ये वोलेटिलिटी थी ये इन्हीं सब वजहों से थी, जहां पे जब हम देखते हैं कि वॉल्यूम्स आते हैं या जहां भी बिजनेस बढ़ता है तो वहां पे कुछ ब्लैक शिप्स आ जाते हैं और मैनिपुलेशंस चालू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एक मैनिपुलेशन भी था। और दूसरा जो है, मेरा हमेशा एक मानना है कमल जी, की बुल मार्केट नेवर डाइज ऑफ द करेक्शन, दे ऑलवेज डाई फ्रॉम ओवर लिवरेज एंड ब्लाइंड कंसेंसस। तो मार्केट में जो ओवर लिवरेज हो चुका था, ओवर लिवरेज मेरा यहाँ पे वो मतलब नहीं है कि फिजिकल में आपने चांदी खरीद ली या ईटीएफ में आपने चांदी खरीद ली। देखिए, जब आप फिजिकल में चांदी खरीद रहे हैं या ईटीएफ में चांदी खरीद रहे हैं तो वो लीवरेज प्रोडक्ट नहीं है। वहां पे आप जितना पैसा दे रहे हो उतना माल ले रहे हो। कुछ लोग ईटीएफ में फंडिंग ले लेते हैं या मान लीजिए फिजिकल में भी लोन लेके ले लेते हैं, वो एक लीवरेज हो जाती है और उन्हीं लोगों को दिक्कत आती है। लेकिन जो पूरा पैसा डाल के ले रहा है उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आई कि यूएस के अंदर मार्जिन बढ़ने से बहुत सारे लोग जो है वो कॉल और पुट की तरफ शिफ्ट हो गए। कॉल और पुट की तरफ जब वो शिफ्ट हो गए तो मार्केट में उनको सेल करने के लिए मार्केट मेकर्स होते हैं जो उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब वो मार्केट मेकर क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए किसी कॉल का डेल्टा 20 पैसे का है। 20 पैसे का मतलब, डेल्टा का मतलब ये हो गया कि अगर अंडरलाइन, या मान लीजिए मैंने सिल्वर का कॉल ऑप्शन लिया जिसका डेल्टा 20 पैसे है, अगर चांदी 1000 रुपए बढ़ेगी तो मेरी कॉल 200 रुपए बढ़ेगी। अब जो मार्केट मेकर इसको बेच रहा है तो वो क्या करता है, 5 कॉल के बदले एक फ्यूचर जो है वो सेल आउट कर देता है, जब वो सॉरी बाय कर लेता है। अब जब बाजार ऊपर नीचे होता है तो मान लीजिए डेल्टा 50 हो जाएगा तो उसको अपने फ्यूचर्स कम करने पड़ते हैं, डेल्टा कम हो जाता है तो बढ़ाने पड़ते हैं। तो इस तरह का डायनेमिक हेजिंग चलता रहता है। अब आजकल ऐसे ऐसे क्वांट मॉडल्स आ गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम पेन एक करके होता है कमल जी, वो तो बहुत छोटी सी चीज है, मतलब 1% भी नहीं है। मैक्सिमम पेन से हमें ये आइडिया लगता है कि आज अगर एक्सपायरी है ऑप्शन की और ऑप्शन का मैक्सिमम पेन सपोज मान लीजिए 2.5 लाख पे है चांदी के अंदर, तो 2.5 लाख वो पॉइंट है जहां पे कॉल और पुट के जो बायर्स है उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो हम ये देखते हैं कि जो लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपायरी वही होती है। लेकिन ऐसे ऐसे क्वांट मॉडल आ गए हैं जो ये बताने लगते हैं एक्सचेंज की पोजीशन और ऑर्डर बुक को स्टडी करके कि अगर बाजार इसके नीचे गया तो यहाँ पे जो है मार्जिन की दिक्कत शुरू हो जाएगी, या फिर यहाँ पे मान लीजिए मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाएगी, या फिर यहाँ पे जो है जो मार्केट मेकर्स है उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो पूरा ये कैलकुलेटेड मूव था जिसकी वजह से हमने देखा कि जब फॉल आया तो अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए मार्केट मेकर्स को जो है वो फ्यूचर्स और सेल करने पड़े। और जब उनको फ्यूचर्स और सेल करने पड़े तो एक एक लेवल के बाद जो मान लीजिए मार्जिन फंडिंग के तहत इंडिया में तो अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर जिन्होंने सिल्वर और गोल्ड में पोजीशंस खड़ी कर रखी थी उन्हें अपनी पोजीशंस काटनी पड़ी, जिसकी वजह से ये पैनिक क्रिएट हो गया। अब जैसे आपने अगले हफ्ते की बात करी, देखिए इतनी जल्दी कोई भी पैनिक जो है वो समाप्त नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चांदी की जो रेंज है वो 2 लाख से 3 लाख रहने वाली है। तो
वैसे नितिन जी, ये जो सिल्वर में गिरावट है वो कहाँ जाकर थमती नजर आती है? ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है पूरा। देखिए कमल जी, 60-65 के आसपास जो है ये तमाम फैमिली हाउसेस, फंड हाउसेस ने एंटर किया था। तो मुझे लगता है कि 60-65 के आसपास फॉरेन मार्केट्स में इसको बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। और भारतीय बाजारों की बात करूं तो 2,05,000 से लेके 1,90,000 तक का बहुत मजबूत सपोर्ट रहेगा। 2,25 2,30 का पहला सपोर्ट है। हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते इतनी वोलेटिलिटी के बाद भी 2,30,000 और 2,25,000 का जो लेवल है वो भारतीय बाजारों में नहीं टूटा है। अगर ये टूट भी जाता है तो मुझे लगता है 2,05,000 और 1,90,000 के लेवल ऐसे रहेंगे जहां पे बहुत लंबी अवधि के जो इन्वेस्टर्स हैं वो चांदी के अंदर एंटर कर सकते हैं, और चांदी आने वाले समय में फिर उनकी चांदी करके जाएगी। जी। और अगले हफ्ते कौन से डेटा और इवेंट्स खास हैं जिन पर बुलियन के ट्रेडर्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है? देखिए यूएस डेटा के ऊपर अभी रिलाई नहीं किया जा सकता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जी। वहां पे पार्शियल शटडाउन चल रहा है। लेकिन अगर वो डेटा आते हैं तो उनके ऊपर जैसे मान लीजिए अगर पेरोल डेटा बीच में ही रिलीज कर दिया जाता है तो उसके उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। दूसरा, कल यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा ईरान के साथ व्यापार करने वालों पे हम 25% टैरिफ लगाएंगे। तो उनका जो इशारा है वो टर्की, इंडिया और चाइना की तरफ है। इन तीन देशों के ऊपर वो टैरिफ लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और टैरिफ सिचुएशन ये दोनों ही बैक टू पवेलियन धीरे धीरे जा रही है, जहां पे इन्होंने पहले भी सपोर्ट किया। लेकिन जो सबसे बड़ी तेजी हमने गोल्ड और सिल्वर में प्रीवियसली आते देखी है, अपार्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिकल टेंशन, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट की वजह से आते हुए देखी है। और कमल जी, अगर मैं मार्च के मीटिंग की फेड के ऑड्स की बात करूं तो वो जहां सिंगल डिजिट में थे लास्ट वीक तक, वो भी अब धीरे धीरे डबल डिजिट में आने लगे। तो क्या मौजूदा स्तर निवेशकों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं गोल्ड सिल्वर में? देखिए अब ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेडर्स के लिए सबसे बढ़िया बाजार है। अगर आप अगले 2 दिनों में मान लीजिए चाइना की तरफ से सेलिंग आते हुए देखते हैं तो चाइना का जो फर्स्ट सेशन है वो 10 बजे के आसपास बंद होता है। तो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आप बाय करके चल सकते हैं और यूरोपियन मार्केट खुलने तक आपको बाजार ऊपर मिलने के 90% चांसेस रहेंगे। तो वहां पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। शाम को 6:30 से 7 बजे तक आपको बाजार को वॉच करना है। 6:30 बजे शाम को इवनिंग सेशन खुलता है चाइना का। अगर 6:30 से 7 बजे तक आपको मंदी मिलती है तो चूंकि 8:30 बजे फिर लंदन सेशन बंद होता है, तो 7 से 8:30 बजे तक फिर आपको एक डाउनफॉल दिखेगा। और अगर 6:30 से 7 बजे तक तेजी रहती है तो आपको 7 से 8:30 तक तेजी देखने को मिलेगी। तो ये अभी जो बाजार रहेगा वो इसी तरह का रहेगा अगले 2 से 3 दिन। दूसरा कमल जी, जो आपने इन्वेस्टर्स वाली बात करी, तो मुझे लगता है कि 2,35,000 के जो लेवल है वहां पे इन्वेस्टर्स की फर्स्ट एंट्री, और किसी भी वजह से अगर मान लीजिए करेक्शन मिलकर हमें 2,05,000 के आसपास आता है तो 4 से 5 महीने का जो है व्यू लेके वापस हम इसको बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 3.5 लाख रुपए के ऊपर चांदी जो है वो मानसून का जो सीजन है ये खत्म होते होते जो है वो चांदी दिखा देगी। और दूसरा, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एक बात और बता दूं कि 4,000 कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी फरवरी मंथ में सिल्वर में कॉमेक्स में हो चुकी है, जो कि बहुत एबनॉर्मल है क्योंकि ये एबनॉर्मल मंथ है। कमल जी, ये किसी एक्सपायरी का मंथ नहीं है। तो कॉमेक्स का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है, अगर उसका 4% या 3% डिलीवरी कॉल हो जाता है, जनरली एवरेज जो है वो 1 to 2% है, अगर ये 3 से 4% कॉल हो जाती है तो जी। 25 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में हम कम से कम चांदी में 20% की तेजी आते हुए देखेंगे। जी। तो अभी लेकिन देखिए एमसीएक्स में जिस तरह उथल पुथल है उसको देखते हुए ट्रेडर्स को पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए या इंट्राडे पर फोकस रखना चाहिए? देखिए इंट्राडे पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एक इसको डिवाइड कर सकते हैं कि आप 10-10 20-20% जो है वो आप पोजिशनल में रखिए और 80% आप इंट्राडे रखिए। जैसा मैंने कहा कि 10 बजे तक अगर आप देख लें, 10 बजे तक बाजार में गिरावट रहती जी। है तो आपको 10 से 1 के बीच में एक तेजी का सेशन मिल जाएगा। 6:30 से 7 के बीच में जैसे चाइना की ओपनिंग होगी, चाइना जिस साइड होगा बाजार उसी साइड चलेगा। तो उसको देख के आप एंटर जो है वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जी। और अंतिम सवाल की सिल्वर की तुलना में गोल्ड ज्यादा मजबूत दिख रहा है या सिल्वर ही मजबूत रहेगी? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है 25 फरवरी तक गोल्ड ज्यादा मजबूत रहेगा कमल जी। 25 फरवरी के बाद चूंकि देखिए गोल्ड की एक्सपायरी हो चुकी है, चांदी की एक्सपायरी होनी बाकी है। अगर चांदी की एक्सपायरी में चांदी की जो डिलीवरी कॉल्स है वो आ जाती है तो 25 फरवरी से चांदी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी। तो मेरा मानना है कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर में किसी एक का चुनाव करना चाहते हैं तो 25 फरवरी तक आप गोल्ड को रखें और उसके बाद जो है वो आप चांदी को रखें।
दूसरा कमल जी, एक आपने प्रश्न नहीं किया है, लेकिन यदि आपकी अनुमति हो जी तो चूंकि इन्वेस्टर्स बहुत परेशान है तो मैं उसके लिए भी एक जवाब देना चाहूंगा। देखिए कमल जी, बहुत सारे लोग ना फिजिकल और ईटीएफ में लेके फंसे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हमने 3.5 लाख से 4 लाख की रेंज में बाय किया है तो वो भाव हमारे आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए, मोल तोल के माध्यम से हमारी हमेशा ही एक कमल जी की और हम सबकी एक कोशिश रही है कि हम इन्वेस्टर्स को जितनी भी बेस्ट जानकारी या जो भी अवेलेबल है वो हम दे सके, चाहे वो मोल तोल की ऐप के थ्रू हो या मोल तोल के यूट्यूब प्रोग्राम के थ्रू। तो अगर आप बेहतर होगा, जैसा मैं पिछले कई प्रोग्रामों में कहता आया हूं कि 15 फरवरी तक भाव नहीं देखे। 15 फरवरी से चाइना छुट्टी पे जा रहा है। 15 फरवरी तक जितना भी बाजार के अंदर ऊपर नीचे मैनिपुलेशन, गड़बड़, बाहर आने, वो सारे के सारे आ जाएंगे। चाइना उसके बाद छुट्टी पे चला जाएगा। कॉमेक्स के अंदर वापस एक ये चिंता चालू हो जाएगी कि अगर डिलीवरी कॉल हुई तो क्या होगा। तो इन सब केसेस के बाद जो है चांदी धीरे धीरे संभलना शुरू हो जाएगी। आप 2 से 3 महीना संतुष्टि रखिए। भाव जो है वो सारे आते हैं और भाव ही भगवान है। तो जैसे ही अगर डिलीवरी कॉल हुई तो ये चांदी 3.25 लाख 3.5 लाख होते आपको पता नहीं चलेगी। और हो सकता है अगले महीने ही आपको अगर डिलीवरी 4% की हुई तो 3.5 लाख रुपए मिल जाए। तो पैनिक मत होइए, पैनिक में अपनी पोजीशन मत काटिए। अगर आप लीवरेज्ड है तो लीवरेज को जितना कम कर सकते हैं उतना लीवरेज को कम करने की कोशिश करिए। और तीसरा जो हम हमेशा कहते आए हैं, किसी भी परिस्थिति में गोल्ड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो का 15% से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने फेसबुक पे भी लिखा था ये बात कि कुछ लोगों ने शेयर बाजार की अपनी पूरी होल्डिंग बेच के चांदी खरीदी। शेयर बाजार वापस ऊपर आ गया, चांदी वहां से नीचे आ गई। तो ये जी वही बात हो गई कि भंडारे में गए तो पूरी खत्म और बाहर आए तो चप्पल गायब। तो बिल्कुल आप 20 से 25, मतलब मैक्सिमम केस में 25% से ज्यादा मत रखिए। अभी हो गई है कोई बात नहीं, अब उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए। मार्च और अप्रैल का महीना निकल जाने दीजिए। जैसे ही आपके पुराने भाव बराबर आते हैं, बाहर आते हैं, आप वैसे ही जो है अपनी पोजीशंस को कट डाउन करके 25% तक ले आइए। जी। और नितिन जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल कमल जी, ईटीएफ के माध्यम से और कुछ फ्यूचर्स जो है वो मैंने अभी लास्ट 2 दिन में 3 दिन में चांदी के अंदर पोजीशंस बनाई है। और जैसे जैसे बाजार नीचे आएगा तो ईटीएफ के माध्यम से मैं इस समय चांदी में पोजीशन बनाऊंगा। और ईटीएफ के माध्यम से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिजिकल, ईटीएफ और एमसीएक्स तीनों जगह की जब मैं तुलना करता हूँ तो ईटीएफ में मुझे चांदी सबसे ज्यादा सस्ती मिल रही है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल जी।